हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक फरकिया हियर अगेन वेलकमिंग यू ऑन सिविल लर्नर्स। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एमपी ज्योग्राफी में अपन ने देखा था कि गोंडवाना लैंड से जिस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था, उसके बाद जो है एमपी का निर्माण हुआ। तो वो कल पूरी डिस्कस हमने डिटेल में करी थी लास्ट वाले वीडियो में। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं अपन कि मैंने क्या क्या बताया था। मैंने सबसे पहले बताया था कि परमियन काल की बात है, उसमें पेंजिया और पैंथालासा था। फिर उसके बाद ट्रियासिक आया जिसमें पेंजिया का विभाजन हुआ जिससे गोंडवाना अंगारा लैंड बना। फिर उसके बाद जुरेसिक आया, जुरेसिक में गोंडवाना और अंगारा लैंड दोनों में विभाजन हुआ। और उसके बाद फिर क्रिटेशियस युग आया। क्रिटेशियस में सारे कॉन्टिनेंट का वगैरह का निर्माण जुरेसिक में भी हो गया था, लेकिन क्रिटेशियस में आते आते थोड़ा और उसका विभाजन हो गया, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो अपनी पूरी पृथ्वी वो बट गई थी। उसके बाद जो अपन ने डिस्कस किया था कि एमपी का अपन को जियोग्राफी पढ़ना है, तो एमपी जियोग्राफी में मैंने 3 भाग में आपको पता हो तो डिवाइड किया था, जिसमें भौगोलिक विभाजन को 3 भाग में अपन पढ़ेंगे। एक मध्य उच्च प्रदेश बताया था मैंने, उसके बाद एक बताया था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और एक पूर्वी भाग बताया था। इसमें मैंने मध्य भारत का पठार, मालवा पठार और रीवा पन्ना बुंदेलखंड ये पठार बताए थे, नर्मदा सोन घाटी। और इसमें मैंने पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी और एक मैकाल श्रेणी के बारे में बताया था, और इसमें बघेलखंड पठार के बारे में बताया था। इसके बाद अपन ने डिस्कस करी थी कि अपन नेक्स्ट वाले वीडियो से एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज वही एक एक पठार अपन मध्य भारत के पठार से डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते रहना आप। मध्य भारत के पठार को हमने नोट्स के अकॉर्डिंग ऐसे समझाएंगे जैसे कि पैराग्राफ में आप कभी भी किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते हो और नहीं उसको अच्छे से समझ सकते हो। हमने इसके लिए अलग अलग डिवाइडेशन किया है कि किस प्रकार हम चीज़ों को तोड़ के पढ़ेंगे तो उसको कैसे आप माइंड में फिट कर पाओगे हर एक फैक्ट को। तो उसी में अपन आज आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने आप पीछे एमपी का मैप बना रखा है। इस एमपी के मैप में मैंने आपको थोड़ा सा हालांकि सभी पठार अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो एक एक पठार है सारे उनके बारे में थोड़ा सा एक लाइटली अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कौन सा पठार कहाँ स्थित है और 1 बाय 1 कौन सा पठार पढ़ना है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा पठार है। तो इसके बारे में मैंने मैप बना रखा, तो मैप के थ्रू अपन सबसे पहले समझते हैं। ये जो एमपी का सबसे ऊपर का पठार दिख रहा है आपको, मध्य भारत का पठार, मध्य उच्च प्रदेश का जो भाग है। और एक और बताता हूँ, मध्य उच्च प्रदेश जो है ये पूरा त्रिभुजाकार में बना हुआ है, इसलिए इसकी संरचना अगर आपसे पूछा जाए, कभी एग्जाम में आ भी सकता है, तो मध्य उच्च प्रदेश की संरचना जो है वो त्रिभुजाकार है। ओके, अब मध्य भारत के पठार पे आते हैं सीधे अपन। उसके बाद ये सारे पठार का लाइटली अपन डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद जो डिटेल में अपन को आज पढ़ना है वो पूरा फोकस अपना मध्य भारत के पठार पे रहेगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं मध्य भारत का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में मध्य भारत का पठार स्थित है, जिसका क्षेत्रफल जो है 32896 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। और इसका जो टोटल एमपी के क्षेत्रफल में इसका 10.70% जो है ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है एमपी के। तो ये मध्य भारत का पठार हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा पठार जो आता है मध्य प्रदेश का, वो है मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के 28% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये मालवा का पठार है। और इस मालवा के पठार का विस्तार अपन देखें तो ये मुख्य रूप से मालवा, इंदौर, मंदसौर, देवास, उज्जैन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट, विदिशा, भोपाल वगैरह सारे इसी में आते हैं। और मध्य भारत के पठार में मुख्य रूप से शिवपुरी, गुना, ग्वालियर ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो अपन एक एक जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद बात आती है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश, जो कि 26% एमपी के टोटल एरिया में 26% में है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश फैला हुआ है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन बुंदेलखंड का पठार, जो कि 7.70% इसका टोटल एरिया है, जो कि एमपी के टोटल एरिया में 7.70% स्थान रखता है अपना। उसके बाद अपन बात करेंगे रीवा पन्ना, इसको विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं, जो कि 10.36% एरिया है इसका टोटल एमपी के क्षेत्रफल में। और उसके बाद जो सबसे पूर्वी भाग आता है अपना बघेलखंड का पठार, जो कि 7% एरिया है इसका टोटल एमपी के एरिया में। और सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पढ़ेंगे। उसका जो टोटल 11% एरिया है इसका। अब सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हालांकि पर्वत की श्रेणी में आता है, लेकिन अपन इसको भौगोलिक विभाजन कर रहे हैं तो इसको अपन पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही अपन को एक विंध्यन पर्वत भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि भौगोलिक विभाजन का ही भाग है। तो अपन सबसे पहले टोटल जो पठार है, प्लेट्यू है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और विंध्यन श्रेणी की भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। तो आज सबसे पहला अपना आता है मध्य भारत का पठार।
मध्य भारत के पठार में मैं आपको बताता हूँ, ये मध्य भारत का पठार अपन ने पढ़ा है। अब मध्य भारत के पठार के लिए अपन इसका डिवाइडेशन करते हैं अलग अलग डायमेंशंस में। मैं आपको सारे फैक्ट इसके कवर करवाऊंगा, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से समझ भी पाओगे और सारे फैक्ट जो है आप वीडियो सुन के ही याद कर जाओगे। और एक और बात नोट करना है कि जो अपन पढ़ेंगे इसमें डिवाइडेशन, वैसे ही आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना सेल्फ, ताकि आप जब भी उसको रिवाइज करो तो केवल वो जो डिवाइडेशन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उसको देख के ही आप पूरा इसे कर पाओ, है ना। तो अपन डिस्कस करते हैं मध्य भारत के पठार की। तो ये मैप आप देख लो एक बार और इसके बाद मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। तो अपन को अभी जो है केवल इतने पार्ट के बारे में पढ़ना है। ये मध्य भारत का पठार है हमारा, तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मध्य भारत का पठार जो है मुख्य रूप से शिवपुरी, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, श्योपुर और इन जिलों में, और आंशिक रूप से मंदसौर और नीमच जिले में भी फैला हुआ है। ये मध्य भारत का पठार जो इसका कुल क्षेत्रफल जो है 10.70 है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसका पूरा डायमेंशंस में किस प्रकार इसको डिवाइड करके पढ़ना है। तो एक एक डायमेंशंस में आपको फ्लो चार्ट बना देता हूँ। उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग जो आप इसे नोट्स बनाते जाना साथ साथ में, तो आपको अच्छे से याद रह पाएगा। कोई भी पठार अपन पढ़ेंगे तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। मैप के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, उसे मैप देख के आप इसका फ्लो चार्ट बना देना। सबसे पहले फ्लो चार्ट में अपन इसकी स्थिति के बारे में बताएंगे कि ये कहाँ स्थित है। स्थिति के बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं, इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब औसत ऊंचाई, जैसे अपन पठार की किसी भी चोटी के बारे में बताते हैं ऐसे इसकी भी बताएंगे। उसके बाद इसमें कौन सी नदियां यहाँ से निकलती है, नदियों के बाद यहाँ पे कौन सी चट्टानें हैं, चट्टान के बाद यहाँ पे इसके बाद आ जाएगी खनिज की, खनिज के बाद यहाँ पे कृषि और मृदा से रिलेटेड टॉपिक भी आ जाएगा। उसके बाद तापमान जलवायु की भी डिस्कस करेंगे अपन, वर्षा और वनस्पति, और लास्ट में इसका अपन देख लेंगे महत्व क्या है, और महत्व के बाद इसकी अपन चुनौतियों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको पूरा पठार ये अपन इतने एरिया मतलब डायमेंशंस में इसको डिवाइड कर लिया है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप, मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, कोई भी चीज़ पूरा डिवाइड कर लेता हूँ, उससे याद लॉन्ग टाइम तक रहता है और आपके माइंड में पिक्चर बन जाती है, तो उससे आप अच्छे से समझ पाओगे और पूरा इसे मतलब अपने माइंड में सारे फैक्ट फिट भी कर पाओगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब स्थिति के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्थिति के बारे में अपन को थोड़ा सा अगर फैक्चुअल लिखना है तो फैक्चुअल में तो केवल डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर डिटेल में अपन को पढ़ना है, अगर MPPSC मेंस में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा इसके बारे में, तो स्थिति इसकी बता देते हैं अपन कि ये जो अपना मैप बनाया था उसमें मध्य भारत का पठार है, उसके जो पश्चिम में है अरावली रेंज है, उसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार आ गया है, और उसके बाद उसके दक्षिण में बात करें तो अपन मालवा का पठार है। ओके, और इस प्रकार अपन ने इसका उत्तर में देखे इसके, तो उत्तर में इसका यमुना का मैदान है। इस प्रकार से मध्य भारत के पठार की स्थिति अपन बता देंगे, लेकिन अपन को मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये पॉइंट एक तो मेन है। उसके बाद इसके डिस्ट्रिक्ट बता देंगे, तो मुख्य रूप से कौन से जिलों में मतलब ये फैला हुआ है, तो अपन बता देंगे शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, इन जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। और आंशिक रूप से इसकी बात करें तो ये मंदसौर नीमच में भी फैला हुआ है। ये अपन स्थिति के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद इसकी बात आती है क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल की बात आती है, मैंने आपको अभी बताया था क्षेत्रफल इसका 32,896 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है, जो कि MP के कुल क्षेत्रफल का 10.70% है। ओके, ये अपन क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसके बाद इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 400 से 500 मीटर है। तो इसमें 400 से 500 मीटर में इसकी मतलब कोई ऐसी ऊंची चोटी वगैरह के बारे में नहीं बताया गया है। अगर आएगा तो मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से नोट कर लेना। अभी तक 400 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई के बारे में अपन को याद रखना है, कभी पूछ ले तो क्षेत्रफल और औसत ऊंचाई दोनों याद रखना है। इसके बाद बात आती है नदियों की।
नदियाँ यहाँ से निकलती है, सबसे मुख्य चंबल, जो कि मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा कहलाती है, चंबल नदी यहाँ से निकलती है। उसके बाद आती है पार्वती, काली सिंध और एक और लास्ट है सिंध। चंबल नदी मुख्य नदी है यहाँ की, जिसे मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद बात आती है चट्टानों की। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। तो प्रायद्वीपीय पठार में जो भी चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है वो यहाँ भी होगी। तो मुख्य रूप से यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेगी, फिर कुडप्पा मिलेगी। कुडप्पा के बाद यहाँ पे चंबल के द्वारा जो निक्षेप लाए गए उससे भी इसका निर्माण हुआ है। तो ये इस प्रकार अपन चट्टानें, ठीक है। आपको केवल चट्टानों मुख्य रूप से याद रखना है कि चंबल के द्वारा जो निक्षेप बहा कर लाए गए हैं। अब निक्षेप का मतलब क्या होता है कि जब नदी निकलती है मैदानी क्षेत्र में, तो वहाँ से अपने साथ कई निक्षेप में मलबा वगैरह लाती है। तो उसका जमाव जब मैदानी क्षेत्रों में लाके करती है तो उसी को अपन निक्षेप बोलते हैं। तो इसी निक्षेप से इस पठार का निर्माण हुआ है। तो उसके बाद खनिज की बात आ जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने बताया आपको कि विंध्यन, कुडप्पा और ऐसी चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से अपन खनिज की बात करें, खनिज की, तो यहाँ पे चीनी मिट्टी मिलती है। उसके अलावा चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है, और उसके बाद जो है संगमरमर भी यहाँ पाया जाता है। और इसी के खनिज वाले टॉपिक में अपन उद्योग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इतने टाइप्स के खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मतलब चीनी मिट्टी से रिलेटेड उद्योग कहाँ पर स्थित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अपन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। एक आपने नाम सुना होगा बानमोर, क्योंकि सबसे अच्छा औद्योगिक केंद्र है सीमेंट के लिए। उसके अलावा एक मालनपुर है और एक शिवपुरी औद्योगिक केंद्र भी है। तो ये खनिज में आपके दो टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। तो जितने खनिज है वो और उस पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, वो भी औद्योगिक केंद्र भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कृषि और मृदा की बात आती है। तो आपने पढ़ा होगा, और आपको क्लियर कर देता हूँ कि चंबल नदी जो है ये निक्षेप लाती है। तो ये निक्षेप के कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी पाए जाने के कारण यहाँ पे मुख्य रूप से सरसों की खेती की जाती है। मध्य भारत के पठार जो है वो सरसों की खेती की जाती है, इसलिए इसको सरसों की हांडी भी बोला जाता है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि कई बार पूछा गया कि सरसों की हांडी किसे कहा जाता है। तो आपको सीधे सीधे उसमें लिखना है या टिक करना है, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। उसके अलावा आंशिक रूप से यहाँ पे गेहूँ और ज्वार की भी खेती की जाती है। आपको केवल सरसों याद रख लोगे तो भी चलेगा। उसके बाद बात आ जाती है तापमान और जलवायु की। तो यहाँ का औसत तापमान जो है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का औसत तापमान है, जो कि बहुत अधिक है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है वो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म रहता है ये, और शीत ऋतु में बहुत ठंडा रहता है। तो इसका यही रीज़न है कि यहाँ का जो तापमान है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए अधिक गर्म और अधिक ठंडा। तापमान और जलवायु को अपन डिस्कस कर लिए। मतलब इतने सारे डायमेंशंस आपको बहुत, मतलब नोट्स बनाओगे तो बहुत लाइटली आपको मेंशन करना है, जिससे कि आपका, आप पैराग्राफ में पढ़ते हो तो पैराग्राफ कभी भी आपको याद रहता नहीं है। और आप ऐसे डायमेंशंस में इसे अगर तोड़ के कोई भी चीज़ें याद करोगे तो उनको बहुत आसानी से कर पाओगे, और ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी आपको। इसके बाद इसकी वर्षा और वनस्पति की बात करते हैं। तो यहाँ पे वर्षा जो है, तापमान अधिक है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि तापमान अधिक है। उसके बाद वर्षा की मात्रा जो यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा यहाँ पे होती है। और इतनी कम वर्षा होने के कारण ही इसे चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। तो यही एक है कि चंबल का उप आर्द्र प्रदेश कौन है। तो आपको सीधा सा इस पे टिक करना है। चंबल का उप आर्द्र प्रदेश जो है मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। और उप आर्द्र किस लिए कहा जाता है ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर वर्षा होती है उस प्रदेश को अपन उप आर्द्र प्रदेश कहा जाता है। ओके। उसके बाद वनस्पति, यहाँ पे कम वर्षा हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे घने जंगल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे जो है कांटिले एवं शुष्क प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये फैक्ट भी यहाँ से आप मतलब चीज़ों को ऐसे याद करो जैसे कि तापमान ज़्यादा है तो उसके बाद आप बता सकते हो कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वर्षा कम है तो वहाँ पर वन कैसे होंगे, वनस्पति कैसी होगी, वो भी आप इसके थ्रू बता सकते हो। तो ये बहुत ही इजी वे में हम आपको पढ़ा रहे हैं और कोशिश करेंगे इससे और इजी वे में, ताकि आपके नए नए मतलब हम और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे सके, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिले उससे। अब इसके महत्व की बात कर लेते हैं अपन।
इसका महत्व अपन देखेंगे अगर, तो मध्य भारत का पठार ऊपर है और मध्य प्रदेश के बिल्कुल ऊपर है, और मध्य प्रदेश के ऊपर है तो यहाँ पे कई प्रकार, ग्वालियर नाम सुना ही होगा आपने, ग्वालियर है। ग्वालियर में आपको पर्यटन की स्थिति से अगर इसका महत्व देखें तो ग्वालियर दुर्ग मिल जाएगा आपको, और ग्वालियर दुर्ग में आपको गुजरी महल जैसे स्थान भी मिलते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से अपन इसका महत्व लिख सकते हैं, किस प्रकार इसका महत्व है। ये हालांकि प्रीलिम्स में तो ठीक है आ सकता है, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग इसका महत्व लिखने का आ जाए तो अपन ऐसे पूरा मेंशन कर सकते हैं कि मध्य भारत के पठार को डिटेल में समझाना हो तो अपन पूरा ऐसे मेंशन कर सकते हैं उसका महत्व लिख के। अब इसके बाद सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे रहती है सहरिया जनजाति, और सहरिया जनजाति की जो पारंपरिक संस्कृति है वो बहुत ही मतलब एक अद्भुत संस्कृति है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक महत्व भी इसका हो जाता है। और पर्यटन में एक और अपन लिख सकते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के बारे में भी। तो इसका महत्व भी अपन ने इसमें समझ लिया है कि किस प्रकार इसका महत्व है। अब इसके बाद बात आती है अपनी चुनौतियां क्या क्या है। यहाँ पर चुनौतियों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो चुनौतियां, एक प्रमुख चुनौती यहाँ की ये है कि यहाँ से निकलती है चंबल रिवर, और चंबल रिवर जो निकलती है वो अपने मतलब जो भिंड, मुरैना, श्योपुर जो 3 प्रमुख जिले हैं ऊपर के, जहाँ से मतलब ये इस प्रकार एमपी से निकलती है, यहाँ से एमपी से राजस्थान में, राजस्थान के बाद ऐसे जब यहाँ से निकलती है लास्ट में यमुना मिलते टाइम जब यूपी में निकलती है, तो भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले जो है इनमें क्या है कि अवनाली का अपर्दन करती हुई निकलती है। अब अवनाली का अपर्दन क्या होता है ये मैं आपको जियोग्राफी की क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी इतना याद रखना है कि किस प्रकार का मृदा अपर्दन चंबल रिवर द्वारा किया जाता है। तो अवनाली का अपर्दन जो है चंबल रिवर द्वारा किया जाता है, और इस अवनाली का अपर्दन के कारण यहाँ क्या होता है कि मृदा का निरंतर अपर्दन हुआ, उसके फलस्वरूप यहाँ पर कई सारे बीहड़ बनते हैं। और बीहड़ बनने से क्या, बीहड़ जो है बहुत बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं नदी में, उनमें डाकुओं की शरण स्थली बनती है। तो डाकुओं का राज एक तरह से कहा जाता है, इसलिए आपने सुना भी होगा कि भिंड, मुरैना, श्योपुर में प्रमुख रूप से डाकुओं का निवास स्थल जो है चंबल के बीहड़ में पाया जाता है। तो ये एक प्रमुख चुनौती इस पठार की है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अवनाली का अपर्दन, फलस्वरूप बीहड़ का निर्माण होता है। ये प्रमुख चुनौती आप इसमें मेंशन करोगे। उसके बाद ये पूरा अपना पठार, मध्य भारत का पठार अपन ने ऐसे डायमेंशंस में तोड़ के अलग अलग टाइप से आपको समझा है। आपको इसी प्रकार से सेल्फ नोट्स भी बनाना है, साथ साथ में आज से बनाते जाना, क्योंकि मैं सारे जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उनको ऐसे ही डिवाइड करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। और उसके अलावा इसमें जो भी आपको डिटेल्स, फैक्ट्स, एक आप बुक भी ले सकते हो, किसी मार्केट से परचेस कर सकते हो, लेकिन बुक्स में जो है 80% सही रहती है, 20% इन्फॉर्मेशन हर बुक्स में एमपी की गलत मिलती है। तो आप बुक्स में यहाँ जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल मतलब प्योर टोटली करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आप वो यहाँ से अगर बुक में कुछ मिस्टेक दी हुई तो यहाँ जो फैक्ट मैं पढ़ाऊंगा वो आप उसमें मेंशन करके उसे करेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार अपन ने आज मध्य भारत के पठार के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अपने जो टोटल पठार बचे हैं सारे 1 बाय 1 या किसी में 2 पठार भी ले लेंगे अपन। तो कल अपन मालवा के पठार के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मध्य भारत का पठार होगा, कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार अपन धीरे धीरे सारे पठार फिनिश करेंगे। उसके बाद अपन जो 2 पर्वत रहेंगे वो भी फिनिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।